नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं जब भी बोलता हूं तो उसका मकसद कभी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नीयत पर सवाल उठाना नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि कोई इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं कि हर 5 साल पर जो है सरकार बदल रही हो, जैसे उस तरह का हो। वहाँ जो कुछ भी है वो संविधान से चलता है। संविधान की व्याख्या करना ये मुख्य काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब भी आप इस तरह के फैसले लें तो उसमें एक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए कि पिछली बार जो कहा था वो इस बार बिल्कुल इसका उल्टा या उससे अलग ना होने पाए। अभी एक बहस चल रही है शिवसेना के दोनों धड़ों को लेकर, जो एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के बीच में लड़ाई हुई उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। संविधान पीठ सुनवाई कर रही है और सीजेआई उसके अध्यक्षता कर रहे हैं पीठ की। उन्होंने कई टिप्पणियां की हैं। कल उन्होंने गवर्नर की भूमिका पर बहुत सवाल उठाए। भगत सिंह कोश्यारी उस समय गवर्नर थे, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनके एक तरह से नीयत पर सवाल उठाया और सीधे सीधे, मतलब इन शब्दों में नहीं कहा लेकिन सीधे सीधे मतलब था कि गवर्नर ने सरकार गिरवा दी, गवर्नर ने नई सरकार बनवा दी। तो गवर्नर को ऐसी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये टिप्पणी है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के अंदर मतभेद था, उस मतभेद को जो है वो सरकार गिराने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि गवर्नर ने ये जो फैसला किया ट्रस्ट वोट का, वो फैसला उनका ठीक नहीं था। उनका 3 पार्टियों की सरकार थी, 3 में से 2 पार्टियां बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग थी मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री की पार्टी में जो है मतभेद थे, इसके कारण जो है वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, इसमें गवर्नर को नहीं पड़ना चाहिए। और सुनिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता, उस समय विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस थे जो अभी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। 105 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए और निर्दलीय और छोटी पार्टियों का समर्थन मिलाकर जो है लगभग 115-16 विधायकों का समर्थन हासिल था उस समय भी। उनकी चिट्ठी को इग्नोर करना चाहिए था गवर्नर को, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने लिखा गवर्नर को कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास जो है बहुमत नहीं रह गया है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष का नेता तो ऐसा लिखेगा ही। अब ये बड़ी अजीब सी डेमोक्रेसी की परिभाषा चल रही है कि विपक्ष का नेता जो लिखेगा, मतलब संसदीय राजनीति में विपक्ष के नेता के लिखने का नोटिस भी नहीं लेना चाहिए गवर्नर को। क्यों? क्योंकि विपक्ष का नेता तो ये लिखेगा ही। अब दूसरी बात देखिए, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई 3 साल से, एक मेटाफर के यूज़ किया शादी के, उससे उन्होंने कहा कि 3 साल से शादी चल रही थी, सब खुश थे, अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। अगर आप अपने को असली शिवसेना मानते थे तो आप एमवीए में ही क्यों नहीं रहे, एमवीए से अलग क्यों हुए? अब ये क्या काम सुप्रीम कोर्ट का है कि वो बताए कि किस पार्टी को किस गठबंधन में रहना चाहिए? अगर एमवीए में वो नहीं रहना चाहते तो इससे सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? अगर गवर्नर जो है सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता और फैसला खुद नहीं कर रहा है गवर्नर, जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग संविधान पीठ के फैसले हैं उनके मुताबिक कि बहुमत का फैसला, किसी भी सरकार के बहुमत का फैसला सदन के फ्लोर पर होगा। तो गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। क्यों कहा? परिस्थिति ये बन गई थी कि शिवसेना के 40, पहले 37 थे, 39 हुए, 40 विधायक गुवाहाटी जाकर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हमारा विश्वास नहीं है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और वो लौटने को तैयार नहीं थे। और यहाँ मुंबई में क्या हो रहा था? मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के लोग, संजय राउत उसमें सबसे आगे थे, धमकी दे रहे थे उन विधायकों को। उन विधायकों के घर पर हमला हो रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि आएंगे तो कॉफिन में आएंगे, वो चल कर नहीं आ पाएंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसको इग्नोर करना चाहिए था, मतलब सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए था। बहुमत है कि नहीं, बहुमत नहीं रह गया है। एक 56 विधायकों वाली पार्टी है जिसके
40 विधायक जो है उसके नेता से अलग होकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर ध्यान गवर्नर को नहीं देना चाहिए था। तो फिर गवर्नर को होना ही क्यों चाहिए था? होना ये चाहिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब सरकार बने तो जाकर शपथ दिला दे। अगर बहुमत साबित करना हो उस समय, अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट है तो कह दे कि इतने दिन में जो है सदन में अपना बहुमत साबित कीजिए विधानसभा में, बस ख़त्म। और गवर्नर की ज़रूरत क्या है? गवर्नर की ज़रूरत है ये देखना कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने बहुमत साबित किया और उसका बहुमत उसके जीवन के कार्यकाल तक बना रहे। ये बात एसजी तुषार मेहता ने कही। उन्होंने कहा ये गवर्नर का दायित्व है। तो गवर्नर ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया, आज की परिस्थिति के अनुसार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है। कुल जो ध्वनि निकलती है, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं नियत पर शक नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो टिप्पणियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, खासतौर से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की, उससे ध्वनि ये निकलती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अफसोस हो कि वो सरकार क्यों चली गई। अब सवाल उठाया उन्होंने कि भाई एक रात में ऐसा, रातों रात ऐसा क्या हो गया? तो रातों रात ही होता है। जब संबंध बिगड़ते हैं तो रातों रात ही होता है। जब नीतीश कुमार ने 2013 में गठबंधन तोड़ा तो रातों रात ही तोड़ा, सरकार गिर गई, दूसरी सरकार बनी। फिर 2017 में जब रातों रात गठबंधन तोड़ा तो सरकार गिर गई, नई सरकार बनी। तो अभी जब 2022 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो फिर सरकार गिर गई, नई सरकार बनी। तो फिर क्या गवर्नर को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? बिहार के गवर्नर को उनसे विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था? ये बड़ा अजीब सा तर्क है। एक और आपको उदाहरण देता हूँ, याद दिलाता हूँ। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा मतलब 23-24 साल पीछे जाइए। 1999 केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। उस गठबंधन में अन्ना द्रमुक भी सहयोगी थी, समर्थन कर रहे थे सरकार का, सरकार में शामिल थे। जयललिता ने समर्थन दिया। उसी समर्थन की चिट्ठी के आधार पर जो है राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, और अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और उन्होंने बहुमत साबित किया। सरकार चल रही थी, 13 महीने सरकार चली। यही रातों रात हुआ। रातों रात भी नहीं, शाम को ही हो गया। एक चाय पार्टी हुई और अगले दिन जो है समर्थन जो है वापस हो गया। समर्थन वापस हो गया। सरकार ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, हमें और पार्टियां समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने ये बात नहीं सुनी। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। अब उस समय की दृष्टि से ये जो है बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि जैसे शिवसेना के मामले में विपक्ष के नेता ने लिख कर दिया गवर्नर को कि इनका बहुमत समाप्त हो चुका है, इस सरकार का अल्पमत में आ गई है, उस तरह से विपक्ष के नेता ने उस समय तक लिख कर नहीं दिया था। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपने से सदन के बाहर जो गतिविधि चल रही है उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा कि आप सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। नतीजा क्या हुआ? 1 वोट से सरकार गिर गई। उसके लिए जिम्मेदार कौन? राष्ट्रपति, समर्थन वापस लेने वाली पार्टी, या प्रधानमंत्री? अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला होता तो किसको दोषी ठहराते? क्या जयललिता से और उनकी पार्टी से ये पूछा जाता कि भाई रातों रात ऐसा क्या हो गया? 13 महीने से सरकार चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट के वकील से पूछ रहा है कि भाई 3 साल से सरकार चल रही थी, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आप सरकार में शामिल थे, कोई समस्या नहीं थी। समस्या होती भी है तो उसके प्रकट होने में और उसके एक निर्णायक मोड़ लेने में समय लगता है, तत्काल नहीं होता। शिंदे गुट की जो बगावत हुई वो कोई एक दिन में नहीं हो गई, उसके लिए परिस्थितियां लगातार बनती जा रही थी, इसलिए हुई। और वो दिखाई दे रहा है जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, जिस तरह की इस परिस्थिति बनी है। एकनाथ शिंदे गुट जिस तरह से मुख्य शिवसेना, असली शिवसेना बन गया है, वो सब परिस्थितियां बता रही हैं कि गवर्नर का फैसला बिल्कुल सही था। सरकार अल्पमत में थी और मान लीजिए कि गवर्नर का फैसला गलत था, मान लीजिए कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया? उद्धव ठाकरे तो ये भी साहस नहीं जुटा पाए कि सदन को फेस करें, कॉन्फिडेंस मोशन जो है रखें, विश्वास प्रस्ताव रखें और उस पर मतदान कराएं।
मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर वो सदन को फेस करते, अगर सदन में जाते, विश्वास मत का प्रस्ताव रखते और उस पर शिंदे गुट के विधायक उनके विरोध में वोट करते, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन मामला तो निश्चित रूप से बनता। वो मौका उन्होंने गंवा दिया। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मान लिया, गवर्नर ने जैसे ही विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, उद्धव ठाकरे ने मान लिया कि उनके पास बहुमत नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि गवर्नर की जो आशंका थी कि इस सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अब इतने समय बाद ये सवाल उठाना, उसके साथ साथ ये भी कहना, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि गवर्नर के इस अधिकार को वो चुनौती नहीं दे रहे हैं, उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि उसे किसी सरकार से विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने का अधिकार है या नहीं। तो अधिकार है, और गवर्नर ने और अगर अधिकार नहीं था, अगर मान लीजिए कि गवर्नर का फैसला गलत था, तो उस समय क्यों नहीं इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने? उस समय क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विश्वास मत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है? अब ये एक तर्क हो सकता है कि उस समय जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन ऐसे 50 मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की, सीजीआई की ये भी टिप्पणी है कि विधायक कुछ जो है नाराज़ होकर छोड़कर चले जाएं, उससे सरकार गिर जाए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुखद है। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विधायक जो चुनकर किसी एक पार्टी के सिंबल पर आए हैं, वो उसी पार्टी में बने रहें या नहीं रहें। ये फैसला विधायकों का है। उनके जाने से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है या नहीं, उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं, ये फैसला करना स्पीकर का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत से ऐसे सवाल उठा रहा है जो उसके डोमेन से बाहर नज़र आते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नज़र आते हैं। ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म का आरोप बार बार सुप्रीम कोर्ट पर लगता है, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, फैसलों और इस तरह के निर्देशों से लगता है। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के बारे में कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो निश्चित रूप से एक तरह से अपने अधिकार का अतिक्रमण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, कौन पूछेगा? उससे ऊपर तो कोई कोर्ट ही नहीं है जहां आप अपील कर सके, जहां आप बोल सके। सरकार संसद से कानून बनाकर लाएगी, सुप्रीम कोर्ट उससे रद्द कर देगा। उसको आप कहीं और चुनौती नहीं दे सकते। आप रिवीजन पिटीशन ज़्यादा से ज़्यादा फाइल कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। तो ये एक अजीब सी स्थिति सुप्रीम कोर्ट बनाता जा रहा है, जिसमें जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके जो अधिकार हैं उसकी सीमा का अतिक्रमण हो रहा है और उसमें घालमेल होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगा है, और सुप्रीम कोर्ट ही कम से कम 20 ऐसे जजमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मिलाकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है। यही वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कम से कम 3-4 मौक़ों पर ऐसा कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार नहीं है कि वो सरकार को निर्देश दे कि वो कानून बनाए। ये सरकार का और लेजिस्लेचर का है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जो है लेजिस्लेचर का जो है काम है, उसका अधिकार क्षेत्र है। इसके बावजूद इस तरह की बहस चल रही है। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वेशंस है, ये फैसले में आएगा क्या, इसका फैसले पर प्रभाव पड़ेगा क्या, उससे तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, खासतौर से जिस बेंच का मामला है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसकी जो विचार शैली क्या है, ये पता चलता है कि वो किस तरह से राजनीतिक घटनाओं पर सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी राय क्या है, ये पता चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात से क्यों मतलब होना चाहिए कि किस प्रदेश में कौन सी सरकार बनती है, कौन सी नहीं बनती है? ये उस प्रदेश की विधानसभा का मामला है, ये उस प्रदेश के राजनीतिक दलों का फैसला है। सरकारें बदलती रहती हैं, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि 79 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई, चरण सिंह की सरकार भी जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, तो भजन लाल हरियाणा में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लेकर कांग्रेस में चले गए जनता पार्टी से। तो भारतीय राजनीति में ऐसी घटनाएं कोई अनहोनी चीज़ नहीं है कि एक पार्टी के विधायकों ने उस पार्टी से
अलग होकर या उस पार्टी के नेता में अविश्वास जताया और दूसरी सरकार बन गई। सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे बोलना चाहिए, भाई या तो आप कानून बना रहे हैं तो कानून बना दीजिए कि जो जिस पार्टी से चुनकर आया है वो उस विधानसभा के कार्यकाल में इस्तीफा देकर भी पार्टी नहीं बदल सकता। अभी जो कानून है आखिर उसी के हिसाब से चलेगा ना देश। अभी कानून ये है कि जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनकर आए हैं, अगर उस पार्टी को आप छोड़ते हैं, स्वेच्छा से छोड़ते हैं, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपको फिर से चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। जीतेंगे तो आएंगे, नहीं जीतेंगे नहीं आएंगे। अब या तो ये कानून बदल जाए, और जब तक कानून नहीं बदलता तब तक तो इसी कानून से चलेगा देश। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है देश में, जिस तरह से देश के जनतंत्र पर झूठे सवाल, फर्जी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां एक तरह से ऐसी ताकतों की मददगार बन सकती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।